हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस सीरीज करियर्स। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट। इस एग्जाम की क्या क्या डिटेल्स हैं आइए देखते हैं। तो ये जो एग्जाम है ये है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2022। इसके लिए ये जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी का, वहां पर ही हम अप्लाई करेंगे। एक रिटन एग्जाम किया जाएगा 7 अगस्त 2022 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त 2022 को ये रिटन एग्जाम होगा। इस एग्जाम द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ में उनकी भर्ती की जाएगी, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। तो अगर आप इनमें से किसी भी फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं तो ये एग्जाम आप देंगे 7 अगस्त 2022 को। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी कितनी है। बीएसएफ में 66 पोस्ट है, सीआरपीएफ में 29 वैकेंसीज है, सीआईएसएफ में 62, आईटीबीपी में 14, एसएसबी में 82, टोटल 253 वैकेंसीज हैं जिसके रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्जाम किया जाएगा। अब जो सीट्स है उनकी रिजर्वेशन उसी तरह से होगी जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई हैं। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं होंगे 10% तो बाकी की सीट्स नॉन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से भर दी जाएंगी। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि सभी कैंडिडेट्स को खुद से चेक करना है कि वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर आपको ई एडमिट कार्ड मिल भी जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल है एग्जाम के लिए। एडमिट कार्ड का जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब भर्ती की जाएगी, रिक्रूटमेंट की जाएगी, तब देखा जाएगा आपकी एलिजिबिलिटी, और अगर तब पाया जाए कि आप एलिजिबल नहीं है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सभी कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी है ये चेक करना कि वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी कंडीशन है नेशनैलिटी की। जो व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है सिर्फ वो ही इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। जो इंडिया का सिटीजन नहीं है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लेना होगा, उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस होंगी। और जो कई लोग हैं जो नेपाल या भूटान से हैं वो भी इस रूल में आ जाते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मेल्स और फीमेल्स एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। एज लिमिट देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड एज ऑफ 20 इयर्स बट शुड नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 25 इयर्स, यानी कि आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 1 अगस्त 2022। मीन्स आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1997 और 1 अगस्त 2002 इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब हमारे पास कुछ अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशंस भी हैं। 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स को। मैक्सिमम 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम ओबीसी भी कहते हैं, उनके कैंडिडेट्स को। 5 साल तक की रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट्स को दी जा सकती है जो सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऐसा प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अगर आप टोटल रिलैक्सेशन की बात करें तो वो 5 साल से ज्यादा नहीं दी जाएगी। मीन्स अगर कोई कैंडिडेट इस कैटेगरी और इस कैटेगरी दोनों में ही एज रिलैक्सेशन मांग रहा है तो भी मैक्सिमम 5 साल से ज्यादा एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। जो कैंडिडेट्स एससी या एसटी कैटेगरी में हैं या फिर ओबीसी में हैं, और साथ ही साथ जो सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज या एक्स सर्विसमैन भी हैं, उन्हें क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन दी जाएगी दोनों कैटेगरीज में। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से फिल करेंगे, वही डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो आपकी क्लास 10th और उसके बाद की जितनी भी क्वालिफिकेशन है उसकी डिग्रीज में लिखा हुआ है। बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना अलाउड नहीं होगा। ये हो सकता है कि आपसे फॉर्म फिल करते वक्त कोई गलती हो गई हो, उस गलती के लिए आप उसको सुधार सकते हैं, उसके लिए आप यूपीएससी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब भी आप यूपीएससी को कॉन्टैक्ट करें तो आप ये सारी डिटेल्स अपने मेल में लिखेंगे। आपका नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी भरा है,
वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी। ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ ही आप यूपीएससी को कांटेक्ट करेंगे। अब हमारी अगली जो एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए आपको? आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी से जो कि इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है और सेंट्रल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी एक्ट द्वारा बनाया गया है, या फिर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसे कि यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है हमारी सरकार द्वारा। अगर आप अभी इस साल उस डिग्री के फाइनल एग्जाम में बैठ रहे हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, सब्जेक्ट टू कि आप वो वाला पेपर क्लियर कर लें, तो ही फिर आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट फाइनल मानी जाएगी। रीअपियरेंस पर एक रिस्ट्रिक्शन है। अगर कोई कैंडिडेट पहले फाइनली सिलेक्टेड हो गया था और उसने अपनी पोजीशन, अपनी पोस्ट नहीं ली, ज्वाइन नहीं की, वो इस बार भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है और इसके बाद भी आने वाले किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है। आपकी कुछ फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अपेंडिक्स 5 में दिए गए हैं, वो आपको फुलफिल करने होंगे। आइए उन्हें देखते हैं। अपेंडिक्स 5 में दिया हुआ है। सबसे पहले तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो है मेन के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर अनएक्सपैंडेड विद 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन, वेट इज 50 kg। विमेन के लिए मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट 157 सेंटीमीटर, चेस्ट की मेजरमेंट रिक्वायर्ड नहीं है और वेट है 46 kg। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है दैट द वेट शुड बी एज पर द हाइट एंड एज एज मेंशन्ड इन अपेंडिक्स 2B। तो आप अपेंडिक्स 2B को भी देख सकते हैं, वहां पे डिटेल दी होगी कि हाइट और एज के हिसाब से कैंडिडेट का वेट कितना होना चाहिए। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आई साइट की। बेटर आई करेक्टेड विजन और वर्स आई करेक्टेड विजन। डिस्टेंट विजन है 6/6 और वर्स आई है 6/12। नियर विजन में बेटर आई है N6 करेक्टेड और N9 करेक्टेड फॉर वर्स आई। जिनके पास ग्लासेस हैं या फिर उन्होंने लसिक सर्जरी कराई हुई है, लिमिट्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स परमिटेड दिया हुआ है -4.00 D इंक्लूडिंग सिलेंडर फॉर मायोपिया, +4.00 D इंक्लूडिंग सिलेंडर फॉर हाइपरमेट्रोपिया। कलर परसेप्शन 3 CP3 by Ishihara plates. LASIK surgery correction is permitted subject to the prescribed criteria as below. Age 18 to 35 years, axial length 21 to 26 mm, corneal thickness 425 micron, pre-LASIK error 6D. तो अगर आपकी ये स्पेसिफिकेशंस है LASIK एरर की तो ही आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में शुड बी स्टेबल रिफ्रैक्टिव फ्लैप। इंटरवल में 6 months पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड मैंडेटरी। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 6 months आफ्टर LASIK सर्जरी व्हाइल कंसिडरिंग फॉर रिक्रूटमेंट इन CAPF। कैरिंग एंगल शुड नॉट बी मोर देन 15 degree फॉर मेल एंड 20 degree फॉर फीमेल। ईयर, candidate should not have any degree of deafness or persistent ear discharge. Candidate should not have any other condition like atresia of the meatus, exostosis, neoplasm which is causing obstruction of ear passage and should not have history of recurrent earache, tinnitus and vertigo. Candidate should not have DNS, atrophic rhinitis, tubercular ulceration, chronic sinusitis. नेक की स्पेसिफिकेशंस है यू शुड नॉट हैव एनलार्ज लिम्फ नोड्स, थायराइड और अदर स्वेलिंग ऑफ नेक, inability to extend the neck fully or any evidence of disease of spine or cervical vertebrae. Candidate must possess sufficient number of sound teeth for efficient mastication. You should not have severe pyorrhea. Candidate should not have active signs of clinical VD. Candidate should not have chronic skin diseases like leprosy, dermatitis, pityriasis, versicolor, psoriasis, SLE etc. अब है कुछ जनरल स्टैंडर्ड्स। आपकी स्पीच में कोई स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए, आपको कोई क्रॉनिक डिसीज जैसे कि टीबी, अर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट डिजीज नहीं होने चाहिए, कोई परसेप्टेबल या विजिबल ग्लैंडुलर स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, chest should be well formed, there should be no abnormality like flat chest, pigeon chest, rickety, rosary effect, heart and lungs should be sound,
Limbs, hands and feet should be well formed, fully developed. There shall be perfect motion of all joints. You should not have any old or malunited fracture of bones. कहीं पर भी कोई जॉइंट्स की मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आपके फीट और टोज बिल्कुल वेल फॉर्म्ड होने चाहिए. कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन या डिफेक्ट नहीं होना चाहिए. कोई एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज नहीं होना चाहिए जिससे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन खराब हो गई हो. जेनेटरी यूरिनरी ट्रैक्ट के कोई डिजीज नहीं होना चाहिए. कोई इंजूनियल स्क्रोटल स्वेलिंग, हर्निया, ये सब नहीं होना चाहिए. दोनों टेस्टिकल्स नॉर्मल साइज की होनी चाहिए. नॉक नीज, फ्लैट फुट, वेरिकोस वेन्स नहीं होने चाहिए. गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ होनी चाहिए. नो फिजिकल डिफेक्ट्स जो कि आपकी ड्यूटी परफॉर्मेंस में हिंड्रेंस हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. कैंडिडेट शुड नॉट सफर फ्रॉम टैकीकार्डिया, यानी कि आपकी पल्स 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही 50 से कम होनी चाहिए. यू शुड नॉट सफर फ्रॉम हर्निया, हेमोराइड्स, कॉन्डाइलोमाटा, प्रोलैप्स रेक्टम. अब आता है टैटू क्लॉज. जैसे कि हमारा देश एक सेकुलर देश है, तो हमारे देश में जो टैटूज हैं जो कि रिलीजियस सिंबल्स या फिगर्स को डिपिक्ट करते हैं, ऐसे कोई भी टैटूज इंडियन आर्मी में अलाउड नहीं है. जो टैटू की लोकेशन है वो सिर्फ आपके फोर आर्म यानी कि लेफ्ट फोर आर्म के अंदर की साइड पर ही हो सकती है. टैटू का साइज उस बॉडी पार्ट के 1/4 एरिया से भी कम होना चाहिए. तो ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ये MHA की रिवाइज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा और इस मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद या तो आपको फिट या फिर अनफिट डिक्लेयर किया जाएगा. तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में दिया हुआ है कि आपकी एज के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए. ये जो टेबल है ये मेल्स के लिए है और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये टेबल फीमेल्स के लिए है. तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपकी एज किस में फॉल करती है और उस एज में और इस हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए. तो ये तो हमने बात की फिजिकल स्टैंडर्ड्स की. इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है पोजेशन ऑफ NCC B और C सर्टिफिकेट. जिस भी कैंडिडेट के पास NCC B या C सर्टिफिकेट है ये एक अच्छा क्वालिफिकेशन है. इस क्वालिफिकेशन को कंसिडरेशन दी जाएगी जब आपका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा. तो अब हमने एलिजिबिलिटी की बात तो कर ली. अब हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं. इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 10 मई 2022. शाम के 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करना है उसकी डेट से 17 मई से लेकर 23 मई तक शाम के 6 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं. जो एडमिशन सर्टिफिकेट है वो आपके एग्जाम से 3 हफ्ते पहले इशू किया जाएगा. ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगा, वहां से कैंडिडेट्स को डाउनलोड करना है. अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की. सभी एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही होंगी. आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ये उसका लिंक है. ये लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है. इस लिंक पर जाएंगे, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करने का विंडो मिलेगा. वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे. एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपेंडिक्स 2 में दी गई हैं. आइए डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस देखते हैं. आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के 2 स्टेजेस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2. अब आपको एग्जाम के लिए 200 रुपए की फीस भी पे करनी है और अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट है तो फिर एग्जाम फीस 0 है, आपको कोई भी पैसे नहीं पे करने हैं. अब जो लोग एग्जाम फी पे करेंगे वो ये एग्जाम फी को ऑनलाइन ही पे करेंगे. ऑनलाइन पे करने के अलग अलग तरीके, या तो आप SBI के किसी ब्रांच में कैश पे कर सकते हैं और फिर आप अपनी फीस पे कर सकते हैं, या फिर आप किसी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI द्वारा अपनी फीस को पे कर सकते हैं. अब एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. आपके पास फोटोग्राफ और सिग्नेचर का स्कैन्ड इमेज होना चाहिए JPG फॉर्मेट में और इसका जो साइज है वो 300 KB से कम होना चाहिए और 20 KB से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी स्कैन्ड इमेजेस हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर की, उनका साइज 20 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए.
साथ ही साथ आपके पास एक फोटो आईडी भी होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनमें से कोई भी एक आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे। और आपको ये एडवाइस किया जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा ईमेल आईडी लिखें जो वैलिड है, एक्टिव है, जिसे आप अभी यूज करते हैं, क्योंकि यूपीएससी आपके साथ उसी द्वारा कम्युनिकेट करेगा। और टाइम टू टाइम आप अपना ईमेल चेक करते रहें। अगर आपको कोई मैसेज आना है तो ईमेल द्वारा ही आएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम की। जो रिटन एग्जाम होगा उसमें आपको ओएमआर शीट्स दी जाएंगी, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको आपका ध्यान रखना है, वो है कि रॉन्ग आंसर्स की पेनल्टी भी होगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। अगर आपका कोई गलत आंसर है उसके लिए मार्क्स काटे भी जाएंगे। और जब आप ओएमआर शीट को भरेंगे तो आपको ब्लैक कलर का बॉल पेन यूज करना है, और जिस भी ऑप्शन को आप आंसर मान रहे हैं उस ऑप्शन का जो गोला है उसको अच्छे से भरना बहुत जरूरी है, तभी वो पढ़ा जाता है कंप्यूटर द्वारा। और ओएमआर शीट में रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट सीरीज कोड को ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर ठीक से ना भरा गया तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फोन्स और कोई भी आर्टिकल जो कि एग्जाम में आपकी मदद कर सकता है, ऐसे आर्टिकल्स बैंड है। यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, आप उसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और इसी किसी भी चीज को अपने साथ कैरी ना करें। अब यहाँ पर लिस्ट दी हुई है एग्जामिनेशन सेंटर्स की, और बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि एग्जाम सेंटर की अलॉटमेंट फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पर की जाएगी। तो आप जल्दी से टाइम पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए, ताकि आपको आपका चोजन एग्जाम सेंटर मिल जाए। अगर वो एग्जाम सेंटर भर जाएगा तो आपको फिर नेक्स्ट जो अवेलेबल एग्जाम सेंटर है वो अलॉट किया जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं एग्जाम फीस कितनी है। सभी कैंडिडेट्स ने 200 रुपीज एग्जाम फी भरनी है। फीमेल एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम फी 0 है, उन्हें कोई भी पैसे नहीं भरने हैं। आपकी एग्जाम फी भी ऑनलाइन ही पे होगी। आप एसबीआई की किसी भी शाखा में जाकर कैश जमा करके भी अपनी फीस को भर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई द्वारा अपनी फीस को पे कर सकते हैं। अगर आप एक बार फीस को पे कर देंगे तो पैसे वापस रिफंड नहीं किए जाएंगे, इसलिए सोच समझ के जब आप फैसला कर लें कि आपको इस एग्जाम में अपीयर होना है, तभी अपनी फीस को पे करें। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को फी एग्जाम्शन नहीं है, वो भी 200 रुपए पे करेंगे इस एग्जाम के लिए। अब ये जो हमारा रिटन एग्जाम है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर और स्कीम और सिलेबस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा रहेगा, रिटन एग्जाम होगा 7 अगस्त को। इसमें 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 होगा 10 बजे से 12 बजे तक, पेपर 2 होगा 2 बजे से 5 बजे तक। पेपर 1 होगा जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का, 250 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसमें सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पेपर इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में अवेलेबल होगा। पेपर 2 होगा जनरल स्टडीज, एस्से एंड कॉम्प्रिहेंशन का, टोटल 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसमें आपको एक ऑप्शन दी जाएगी, या तो आप ऐसे कंपोनेंट को इंग्लिश में लिखेंगे या फिर हिंदी में लिखेंगे, लेकिन जो प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है और जो कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स के क्वेश्चंस है वो सिर्फ इंग्लिश में ही लिखे जा सकते हैं। अब जो पेपर 2 है उसमें आप अपने आंसर्स उसी मीडियम में लिखेंगे जो कि अलाउड है। मींस आप अपना ऐसे इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इंग्लिश में ही लिखने होंगे। हर पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाएंगे। तो अगर कैंडिडेट को क्वालिफाई करना है उस पेपर को, तो आपको वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेने होंगे। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब हमने फिजिकल स्टैंडर्ड्स तो देख लिए थे, अब हम देखते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या कुछ होना चाहिए। मेल्स के लिए 100 मीटर रेस 16 सेकेंड्स में और फीमेल्स के लिए 18 सेकेंड्स में। 800 मीटर रेस मेल्स के लिए 3 मिनट्स 45 सेकेंड्स में, फीमेल्स के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड्स में। लॉन्ग जंप मेल्स के लिए 3.5 मीटर्स और फीमेल्स के लिए 3 मीटर्स, दोनों को 3 चांसेस मिलेंगे। और शॉर्ट पुट 7.26 केजीज का 4.5 मीटर्स होना चाहिए, ये सिर्फ मेल्स के लिए है।
अगर कोई वुमेन कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर रही है तो उसको टेम्पररीली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसकी अपॉइंटमेंट को रोक लिया जाएगा और बाद में कुछ महीने बाद जब वो ठीक हो जाएंगी उसके बाद आकर वो अपना पोजीशन अपना जॉब ज्वाइन कर सकती हैं। उन्हें फिर री एग्जामिन किया जाएगा और उनके ये टेस्ट दोबारा से किए जाएंगे और उनकी फिटनेस अगर ठीक है तो फिर उन्हें पोस्ट दे दी जाएगी। अब हमारी सिलेक्शन का जो थर्ड स्टेज है वो है इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट। जो कैंडिडेट्स मेडिकल स्टैंडर्ड में भी क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हें इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कई ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिन्हें मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा लेकिन फिर भी वो रिव्यू मेडिकल बोर्ड के सामने अपीयर कर सकते हैं और उन्हें भी इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट का मौका दिया जाएगा जो कि प्रोविजनल होगा। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट की वेटेज है 150 मार्क्स। उसके बाद आता है फाइनल सिलेक्शन और मेरिट। मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स को वेटेज दी जाएगी, उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं आपके रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या है। जो पेपर 1 है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का, उसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये टॉपिक्स रहेंगे। और जो पेपर 2 है जनरल स्टडीज, एस्से और कॉम्प्रिहेंशन का, उसके पार्ट ए में ऐसे पूछा जाएगा जो कि आप इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते हैं, 80 मार्क्स का रहेगा। और उसके जो टॉपिक्स हैं वो क्या हो सकते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी। पार्ट 2 है जो पेपर का, उसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगी, प्रेसी राइटिंग आएगी, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स के क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करने होंगे। ये पेपर 120 मार्क्स का होगा। अब इसके जो टॉपिक्स हैं वो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रेसी राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। तो यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया कि सीएपीएफ एग्जाम का एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और जो रिटन टेस्ट आएगा उसका सिलेबस क्या होगा और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर यूजफुल अपडेट्स सब्सक्राइब टू सक्सेस सीरीज करियर्स।